नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। योगेंद्र यादव को आप सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक मृत महिला को जिंदा ले जाके उन्होंने तहलका मचा दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मन मस्तिष्क की शायद दिशा भी बदली होगी और एक ऐतिहासिक फैसला आ गया। योगेंद्र यादव उन लोगों में से हैं जो लोकतंत्र को बचाने की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। बीमार हैं लेकिन हर पल, हर क्षण वो देश को बचाने की कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग के खेल को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपोज कर दिया। 65 लाख नाम, तुरंत कहा कि आप 48 घंटे के अंदर सूची प्रकाशित करिए। और अगर धांधली हुई तो ज्ञानेश कुमार का जेल जाना तय मान रहे हैं लोग, ऐसा चर्चा है। तो मैंने योगेंद्र यादव जी से समय लिया है 4 पीएम यूपी के दर्शकों के लिए। आपको ले चलता हूं सीधा। योगेंद्र यादव की बात सुनिए और बताइएगा कैसी लगी बातचीत। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है योगेंद्र यादव जी आपका। बातचीत शुरू करूं उससे पहले मैं एक किस्सा अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि जब भगवान राम श्रीलंका पर चढ़ाई के लिए गए तो पुल बन रहा था। तो वहां पे सब वानर लोग पुल बनाने में लगे थे। तो एक चींटी रेत का एक कण लेके जा रही थी। तो सब लोगों ने उसकी मजाक उड़ाई कि भाई चींटी तू एक कण लेके जा रही है, इसके पुल में क्या होगा। तब चींटी ने कहा कि मेरे इस कण से पुल बने ना बने, पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो याद लिखा जाएगा कि इस भगवान के इस पुल को बनाने में मैंने भी अपना योगदान दिया था। तो जो 2-3 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, इस देश का इतिहास जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि एक मेहनत कश इंसान जो सड़क पे चलता है, जो किसानों की बात करता है और जो बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट था, लेकिन डॉक्टर को चकमा देके, मैं यही शब्द कहूंगा, डॉक्टर को चकमा देकर एक मृत महिला को जिंदा अवस्था में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। आप हेड्स ऑफ यू सर। योगेंद्र यादव का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा लिखा जाएगा कि जब लोकतंत्र की हत्या हो रही थी तो इस देश में कोई योगेंद्र यादव मौजूद था जिसने सुप्रीम कोर्ट में तथ्य रखे और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी कहना पड़ा कि आपका विश्लेषण बहुत अच्छा है। इस देश ने आपको तमाम विश्लेषण करते हुए देखे थे चुनाव आयोग में, लेकिन लोकतंत्र को बचाने में जो आपने विश्लेषण किया वो अद्भुत है। आपको जितना नमन किया जाता कम है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है योगेंद्र जी, वो शायद मील का पत्थर है। 48 घंटे में 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक। आपकी क्या टिप्पणी? शुक्रिया संजय भाई, पहले तो धन्यवाद। और आपने सही उपमा दी। वो चींटी वाली बात, बार बार लोग मुझसे पूछ रहे थे तुम काहे को लगे हुए हो सारा कुछ छोड़ के। मैंने यही कहा यार, आज जब मरते वक्त कोई पूछे कि तुम जिंदा थे उस वक्त 65 लाख लोगों का नाम कट गया, इस देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तुम्हारी आंख के सामने यूनिवर्सल की बजाय सेलेक्टिव हो गई, उस वक्त तुमने क्या किया था। बस मैं एक चींटी की तरह कह सकूं कि भगवान राम का पुल बनाते समय मैंने भी मेरे जो बस में था वो किया। बिल्कुल यही एग्जैक्टली यही भावना मेरे मन में थी। बाकी देखिए, आप लोगों को अच्छा लगा, जज साहब ने अच्छा कहा, इनायत है, शुक्रिया। लेकिन केस इन चीज़ों से नहीं जीता जाता। केस जो वकीलों की टीम है जिसने बहुत शानदार काम किया और देश के सर्वश्रेष्ठ वकील खड़े हुए, कपिल सिब्बल थे, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण, शादान फरासत, वृंदा ग्रोवर, तमाम इस देश के सर्वश्रेष्ठ वकील खड़े हुए बिना एक भी पैसा लिए, क्योंकि सबको पता था कि किस सवाल पे लड़ रहे हैं। तो मैं उस पूरी टीम को सलाम करना चाहता हूँ। उसने जिस हिम्मत से किया, आखिरी मिनट तक प्रशांत भूषण लड़ते रहे कि नहीं, ऑर्डर में ये शब्द नहीं, ये शब्द होना चाहिए। उस तरह की चीज़ों से केस लड़ा गया, तो उनको सलाम। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, खासतौर पे 4 पीएम के दर्शकों के लिए, कि सही मीडिया और गोदी मीडिया का अंतर आपको पिछले 2 दिन में दिखाई दे गया होगा। पिछले 2 दिन से मीडिया क्या दिखा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट तो इलेक्शन कमीशन की हर बात से सहमत है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर के सवाल को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग के पास सारे अधिकार हैं, एसआईआर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ ही नहीं है। आज देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हो सकता है सारा बेईमानी की वजह से नहीं हो रहा हो। कई बार सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया भी लोगों को समझ नहीं आती, खासतौर पे नए रिपोर्टर को। लेकिन ये सिर्फ नए नहीं, पुराने लोग भी ये खेल कर रहे थे। क्योंकि जब कोई एक पक्ष अपना रखता है तो कोर्ट कचहरी का दायित्व बनता है कि वो दूसरी तरफ खड़े होकर सवाल पूछते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो जजेस का ओपिनियन है ना। पिछले 2 दिन से ये चीजें रिपोर्ट की जा रही थी। खैर, ये तो सब हुआ। आज का निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। पहले समझा देना चाहिए कि ये बहुत छोटा फैसला है। अभी पूरे इस मामले का फैसला
अंतिम निर्णय नहीं आया है और अभी जल्दी से नहीं आएगा, बहुत बड़ा केस है, हो सकता है कई महीनों तक चलेगा। उसका अंतरिम फैसला आया है और अंतरिम फैसले का भी भाग 1 आया है, भाग 2 अगले सप्ताह आना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, हम जैसे लोग तो कह रहे हैं ना कि देखिए मामला ही पूरा असंवैधानिक है, एसआईआर को खारिज कीजिए, बिहार का चुनाव पुरानी सूची पे करवाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए इन चीजों पे थोड़ा बाद में हम चर्चा करेंगे, फैसला देंगे। फिलहाल हम केवल कुछ तात्कालिक आदेश देना चाहते हैं, और तात्कालिक को भी उन्होंने 2 टुकड़ों में बांट दिया। उन्होंने कहा है जो 65 लाख लोग जो कि बाहर हो गए हैं, इनके बारे में कुछ अंतरिम व्यवस्था हम आज ही दे देते हैं। बाकी 7 करोड़ 24 लाख में जितनी भी विसंगतियां हैं, जो प्रशांत भूषण और गोपाल शंकर नारायण आज बार बार बता रहे थे, उन्होंने कहा इनके बारे में चर्चा हम अगले सप्ताह करेंगे। तो ये अंतरिम आदेश भाग 1 है। अब कोई कहेगा इसके बारे में फिर इतना उत्साहित क्यों है आप? इसलिए कि इसमें जो 2 इशारे हैं बहुत बड़े हैं और पूरा केस किस दिशा में जा रहा है वो समझाता है। पहला इशारा है पारदर्शिता का। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है चुनाव आयोग को, और दुखद बात है कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है चुनाव आयोग को कि भाई सारी सूचना जनता के साथ शेयर कीजिए, क्यों छुपा रहे हैं आप? आज संजय भाई 45 मिनट लगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चुनाव आयोग के वकील को ये समझाने में और मनाने में कि ये सूचना जो आपके कंप्यूटर पर पड़ी है, कृपया उसको इंटरनेट पे डाल दीजिए। अगर चुनाव आयोग चाहता तो उस 45 मिनट में डाल सकता था पूरे देश के सामने। चुनाव आयोग ने क्या क्या पैंतरे खेले। पहला पैंतरा खेला उन्होंने कि नहीं सर चिंता ना करें, तो हम पिछले महीने दे चुके हैं सूचना। कोरा झूठ, सफेद झूठ। मैं जानता हूं 4 PM के दर्शक बिहार में भी हैं। बिहार के आपके तमाम दर्शकों से मैं कहता हूं, जरा जांचिए सुप्रीम कोर्ट ने सच बोला क्या? सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने सच बोला। चुनाव आयोग ने यह कहा कि बिहार के हर गांव में, हर बूथ में एक बैठक हुई, जिस बैठक में वहां के BLO ने वहां के जितने भी पार्टी के प्रतिनिधि हैं उनको ये सूची दी कि इस गांव के अंदर इतने लोगों के नाम कटे, इनका नाम डेड होने की वजह से कटा, इनका नाम ट्रांसफर की वजह से कटा, इत्यादि इत्यादि। ये सफेद झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ बिहार में। पहले तो उन्होंने ये झूठ बोला, तो जज साहब ने कहा कि अच्छा आपने दे दिया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप इसको इंटरनेट में भी डाल दीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करेंगे, इंटरनेट पे नहीं डालेंगे। जज साहब ने कहा क्या दिक्कत है? तो सुप्रीम कोर्ट में देखिए चुनाव आयोग की आप देखिए नियत समझिए। चुनाव आयोग ने कहा साहब इससे तो प्राइवेसी भंग हो जाएगी। माने गांव में सारे गांव के सामने नाम बताने में प्राइवेसी भंग नहीं होती। 7 करोड़ 24 लाख लोगों की लिस्ट वेबसाइट पे डालने से प्राइवेसी भंग नहीं होती, लेकिन कौन व्यक्ति मृतक है उसका नाम बताने से प्राइवेसी भंग हो जाएगी। तो खैर जजेस ने इसको भी पंचर किया। फिर चुनाव आयोग का तीसरा पैंतरा था कि ठीक है सूचना दे देंगे, हम इसको ना ये सूची जो है गांव में पकड़ा देंगे। तो उन्होंने कहा ये सूची है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक सूची होगी, गांव में जरूर पकड़ाइए, लेकिन साथ में इसको वेबसाइट पे भी लगा दीजिए। फिर चौथा पैंतरा आया कि हम जिला स्तर पे जो वेबसाइट है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की, उस पे लगा देंगे। भला हो हमारे वकील का, उसने उसी वक्त गूगल करके बता दिया कि बिहार के एक भी जिले के एक भी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की कोई वेबसाइट है ही नहीं। है ही नहीं। गजब। ये सब पैंतरे सुप्रीम कोर्ट के सामने हो रहे थे। सोचिए, मतलब अगर आप अपनी कक्षा में, आपके न्यूज रूम में अगर ये खेल हो रहा होता तो आप बच्चे की क्लास लगा देते। इतना बेवकूफ, बिहारी भाषा में बोलूं तो क्या बुड़बक समझते हो हमारे को, ये कहा जाता। फिर अंत में करके हमने कहा साहब हम तो सबसे आसान काम मांग रहे हैं। बिहार के CEO की वेबसाइट पे ऑलरेडी पूरी 243 विधानसभा क्षेत्रों की सूची लगी है, हर मतदाता की 7 करोड़ 24 लाख की सूची लगी है। उसी के साथ में आप ये सूची भी लगा दीजिए, क्या दिक्कत की बात है? तब जाके बात बनी। हालांकि हमारे साथियों का मानना है कि देखना इसमें भी कोई पेच होगा, बताएंगे नहीं। बताएंगे। पहला जो बड़ी चीज है पारदर्शिता की जीत हुई है, और अगर इस मामले में पारदर्शिता है तो अगले हफ्ते भी जो मामला आएगा, क्योंकि प्रशांत भूषण अगले हफ्ते के लिए पूछ रहे थे कि ये जो 7 करोड़ 24 लाख में जो लोग हैं जिनके नाम के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया है, नॉट रिकमेंडेड, उनका क्या होगा? उनके नाम भी दीजिए। कोर्ट ने कहा प्रशांत आराम से धीरज रखो, अगले हफ्ते इस सवाल को भी देखेंगे, लेकिन इशारा साफ है, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। दूसरा जो बहुत बड़ा निर्णय हुआ है संजय भाई, वो इससे भी ज्यादा बड़ा है। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को आप मान्य कीजिए।
ये मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, क्योंकि सारी टीवी चैनल और चुनाव आयोग इसकी जलेबी बना रहा है। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि केवल जो 65 लाख लोग चुनावी सूची से बाहर रह गए हैं उनके लिए आधार को मान्य किया है। अब तकनीकी रूप से बात सही है, क्योंकि जैसा मैंने कहा आज का पूरा आदेश ही केवल इन 65 लाख लोगों पे था। लेकिन इससे पहले जो चर्चा हुई आपने सुना होगा, कोर्ट में स्पष्ट चर्चा, जजेस ने पूछा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास आपके 11 में से एक भी दस्तावेज नहीं है, लेकिन उसके पास आधार कार्ड है, तो बताइए वो आपके यहाँ अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो सारी हुलझुलो हुज्जत के बाद वो जजेस ने कहा ये तो करना पड़ेगा। तो आज के आदेश में, चूंकि आज का आदेश ही केवल 65 लाख के बारे में है, तो लिखा गया है केवल इन 65 लाख लोगों के बारे में, लेकिन उसके पीछे जो तर्क है, ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट कह दे कि 65 लाख का तो आधार, जो मर गए थे उनका तो आधार मान्य होगा और जो नहीं मरे उनका आधार मान्य नहीं होगा। ये तो हो नहीं सकता। तो बेसिकली मोटी बात ये है कि दैट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस सुप्रीम कोर्ट ने 11 की लिस्ट में एक 12वां आइटम जोड़ दिया है, और ये 12वां आइटम 11 से ज्यादा भारी है, क्योंकि जो बार बार हमने कहा था 11 दस्तावेज जो हैं वो बिहार में कुल मिला के सब जोड़ दीजिए, मैक्सिमम 45 से 50% लोगों के पास ये 11 में से एक भी दस्तावेज है, लेकिन आधार, अकेला आधार 88% लोगों के पास है। मतलब पहले दिन से मैं कह रहा था, आप भी कह रहे थे कि भाई जो दस्तावेज लोगों के पास हैं वो आप मानोगे नहीं, और जो नहीं है वो मांगोगे। ये क्या तर्क हुआ लोकतंत्र में? उसकी विजय हुई है। तो दूसरी ये, और तीसरा जो बड़ा चीज आज मेरे ख्याल में हुआ है वो ये कि कोर्ट ने एक तरह से अब इन पे लगाम कस दी है। अब अगले शुक्रवार को फैसला हो, शुक्रवार को सुनवाई होगी, उसके बाद मुझे लगता है अगले हफ्ते फिर सुनवाई होगी। तो अब चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है, हर कदम पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी होगी। ये मेरे लिए सबसे है कि ये जो स्वच्छंद व्यवहार था, और क्योंकि चुनाव आयोग तो बिल्कुल अब अंपायर की तरह थोड़ी कर रहा है, वो तो प्लेयर की तरह खेल रहा है इस मैच को। तो भाई अगर अंपायर प्लेयर बन जाए तो फिर कोई थर्ड अंपायर तो चाहिए ना पीछे। तो सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड अंपायर की भूमिका निभा ली है, और रिव्यू की कोई सीमा नहीं है कि एक इनिंग्स में 2 ही रिव्यू होगा, ये नहीं, अब रिव्यू हुआ करेगा। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये तो वही वाली बात हो गई, हम पासपोर्ट बनवाने गए थे, पूछा गया कि आधार कार्ड लाइए। हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए, पूछा कि आधार कार्ड चाहिए। बैंक का खाता है, आधार कार्ड चाहिए। जिस आधार कार्ड को देश भर की सरकार ने इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रचारित किया कि हर व्यक्ति की पहचान होगी, बल्कि यहाँ तक बातें आई कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक किया जाएगा, अब वो आधार कार्ड नहीं माना जा रहा। दूसरी बड़ी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि जो 65 लाख हैं, इसमें से अधिकांश दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं। तो ये बात कैसे पता चली विपक्ष को कि 65 लाख जो वोट कटे हैं, इसमें से इसी समूह के वोट काटे गए हैं, जो आमतौर पे विपक्ष का माना जाता है? इसके बारे में कयास है संजय भाई। मैं मानता हूं कि अभी इसके बारे में पक्के प्रमाण नहीं है। केवल एक चीज का प्रमाण है हमारे पास कि जिनके वोट कटे हैं उनमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और पुरुषों की संख्या कम है। ये तो एकदम अकाउंट से मिल जाता है। इसके लिए चुनाव आयोग ने जितनी सूचना दी है वो पर्याप्त है मेरे लिए, दोनों की सूचियों की तुलना करके, क्योंकि मेल फीमेल चेक करना तो बहुत आसान होता है। तो वो हुआ है, और उससे पता लगा है। देखिए ना, जिन लोगों के नाम कटे हैं, क्यों कटे हैं, क्यों मर गए, मरने में आदमी औरत में ज्यादा आदमी औरतें मरती हो, ऐसा कोई कारण नहीं है। और दूसरा कारण है कि लोग बिहार छोड़ के काम करने गए। छोड़ के जाने वालों में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है कि पुरुषों की? तो कटना चाहिए था पुरुषों का ज्यादा, कटा है महिलाओं का ज्यादा। तो ये इसका तो प्रमाण है। बाकी ये कहने का कि गरीब का या फला पार्टी के वोटर का इन 65 लाख में से ज्यादा है, इसका प्रमाण अभी हमारे पास नहीं है। जब ये सूची आ जाएगी तो हम कह सकते हैं, लेकिन एक जनरल कयास हो सकता है। और ये बात मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी। मैंने कहा था जी, मैंने ये बात कही थी कि जैसे ही पूरी दुनिया में जब भी आप सरकार के कंधे से जिम्मेवारी उतार के वोटर के कंधे पे डाल देते हो कि तुम अब फॉर्म भरो, तुम वोटर बनो, जिस देश में ये हुआ है, बॉटम 20%, नीचे के 20% लोग जो है, गरीब, अनपढ़, होमलेस, अमेरिका में देख लीजिए, उन लोगों का वोट की संख्या एकदम कम हो जाती है। और मैंने कहा था SIR जैसी एक्सरसाइज आप दुनिया में जहां भी लेके जाएंगे इस मेथड को, इसका शिकार गरीब ही होगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। उसके पास ऐसे दस्तावेज नहीं होते। मेरे पिताजी के दस्तावेज मान लीजिए 11, एक भी नहीं होगा।
कौन रखता है कि अब उस उम्र के लोगों को, किसी के पास नहीं होता। एक दूसरी बात बिहार में ये कही जाती थी कि महिलाओं के वोट ज्यादा नीतीश कुमार को मिलते हैं, या दूसरे शब्दों में नीतीश ज्यादा लोकप्रिय है, खासतौर से शराबबंदी के बाद महिलाओं में। और आप कह रहे हैं कि महिलाओं के वोट ज्यादा कटे हैं। अगर बीजेपी या एनडीए की सरकार उसमें शामिल है इस पूरे रस्साकशी में, तो क्या इस बार बिहार की महिलाएं सुशासन बाबू से दुखी हो गई हैं? आपने तो ग्राउंड पे भी जाके देखा है, फील्ड में भी जाके देखा है, इस तथ्य में कोई सच्चाई है? नहीं संजय भाई, इस पे अभी से मैं निष्कर्ष में नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि क्या था, देखिए अभी एसआईआर का पहला दौर हुआ है। इस पहले दौर में चुनाव आयोग की क्या कोशिश थी? चुनाव आयोग की कोशिश थी कि किसी तरह से हम 7,90,00,000 का आंकड़ा बैठा दें। तो या तो उनके फॉर्म भरवा दें, या उनको मृत की कैटेगरी में डाल दें, उनको इसमें डाल दें। तो उसमें बहुत सेलेक्टिव टारगेटिंग करके लोगों को निकाला गया हो, इसका प्रमाण अभी तक मेरे पास नहीं है। असली खेल अब शुरू होगा। देखिए, खेल लोग समझ नहीं रहे। ये जो 7,24,00,000 लोग जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है, उनका नाम अंतिम लिस्ट में नहीं है अभी। उनमें से, जो बात हमने आज प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कही, इनमें से 10-12% लोग ऐसे हैं, और 10-12% में केवल 2 जिलों की जानकारी के आधार पे कह रहा हूँ, दरभंगा और कैमूर, जिसके आंकड़े मुझे मिल गए। उनमें 10-12% के नाम के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी कि बीएलओ ने लिख दिया नॉट रिकमेंडेड, जिसका मतलब है इसकी जांच होनी चाहिए, ये आदमी होना नहीं चाहिए। तो अपलोड तो कर दिया फॉर्म, लेकिन ये आदमी डाउटफुल है। तो इन 70 लाख के करीब लोग हो गए, 70, 72, 75 लाख लोग। इन 70, 72, 75 लाखों की जब जांच होगी, वहां राजनीतिक खेल शुरू होंगे कि फला मोहल्ले के लोगों का हम एक तरीके से जांच करेंगे, दूसरे मोहल्ले की दूसरी तरह से करेंगे, कैमूर में एक करेंगे, किशनगंज में दूसरा खेल खेलेंगे। तो असली राजनीतिक जो टारगेटेड एक्सक्लूशन का खेल है, वो अभी शुरू नहीं हुआ है। वो फेज 2 में होना है। वो सारा दस्तावेज किससे मांगेंगे? संजय आएंगे तो उनसे मैं कहूंगा बड़ा शरीफ आदमी दिखता है भाई, इसको तो रखो ना वोट में। पर सरफराज आएंगे तो मैं कहूंगा लाओ दस्तावेज, क्यों नहीं ला रहे, पूरे दिखाओ ना डॉक्यूमेंट, क्या गड़बड़ है? तो ये खेल अभी शुरू हुई है, अभी तक हुआ नहीं है। ये सेकंड फेज का खेल है, जिसके बारे में उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अगले सप्ताह फिर कोई अंतरिम आदेश आएगा। योगेन जी, मैं मध्य प्रदेश के चुनाव में लगभग 1 महीने रहा, फील्ड पे रहा, ना जाने दर्जनों गांव में घूमा अपनी टीम के साथ। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हवा थी, मैंने तो आपको विश्लेषण करते करते पत्रकारिता शुरू कर रहा, तो आपको विश्लेषण करते करते सुना। तो मैं जब गाँव में जाता हूँ तो मुझे आपकी याद आती थी कि यार मैं भी ऐसे विश्लेषण कर सकता हूँ। और मैंने कहा कि यहाँ तो बीजेपी की बिल्कुल हवा खराब हो रही है, कांग्रेस आ रही है, और नतीजा बिल्कुल उल्टा है यार। फिर मैं महाराष्ट्र के चुनाव में गया, मुंबई में घूमा, पुणे में घूमा, वहां भी ये सीन था, लेकिन नतीजा उल्टा आया। तो मुझे लगा कि शायद मेरी पत्रकारिता की बुद्धि कम है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं सीख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अब पता चल रहा है कि वही संजय शर्मा हरियाणा में वोट डाल रहे हैं, वही बेंगलोर में डाल रहे हैं, वही महाराष्ट्र में डाल रहे हैं, वही बनारस में डाल रहे हैं। दस्तावेजी सबूत भी आ गए। आप मान सकते हैं कि लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा घोटाला है, और इसकी बहुत व्यापक जांच होनी चाहिए और व्यापक जन समर्थन होना चाहिए। जेपी मूवमेंट की तरह एक बड़ा मूवमेंट खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बात सत्य है कि इस तरह वोटों का घोटाला हुआ, बनारस में एक व्यक्ति के 40-50 बच्चे निकल आए, उसमें से 35-34 साल के ही 12-13 बच्चे थे। कर्नाटक के एक छोटे से घर में 200 लोग रह रहे हैं, बीजेपी की कार्यकर्ता का मकान है। तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा घोटाला मेरी नजर में, आप उससे ज्यादा जानते हैं, मेरी नजर में है, और लोकतंत्र की ये हत्या है। एक बड़ा जन आंदोलन देश में होना चाहिए, क्योंकि अब जो मौजूदा सरकार है, अगर वो इसी आधार पे जीती है तो उसको सत्ता में रहने का हक नहीं है। ये बात जनता को समझाने की जरूरत है। संजय भाई, एक चीज के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता, वो ये कि जांच की जरूरत है, और ऐसी पारदर्शी जांच जिससे इस देश के साधारण व्यक्ति का भरोसा बने। इसमें कोई शक नहीं है। जो सूचना राहुल गांधी ने देश के सामने रखी है, ये शॉकिंग सूचना है। और अगर उसके बाद आप क्या एक निष्पक्ष संस्था से क्या उम्मीद करते हैं? निष्पक्ष संस्था को करना चाहिए। अच्छा भाई, आपने बताया है, आप मान लीजिए राहुल गांधी विपक्ष के नेता ना हो, मान लीजिए मेरी तरह से सड़क पे चलता कोई व्यक्ति हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति भी नहीं हो, चुपचाप से गुमनाम लिफाफे के अंदर ये सूचना दे गया हो, ईमानदार जज को क्या करना चाहिए? ईमानदार संस्था को, कि भैया चाहे किसी ने भी नहीं दिया हो, चाहे गुमनाम दे दिया हो, मेरे पास इतनी गंभीर सूचना आई है, तुरंत मैं फोन करूंगा अफसर को, देखो ये गंभीर चीज है, इसकी जांच करवाओ, अगर गड़बड़ी है तो जो जिन अफसरों ने गड़बड़ी की है उनको मेरे सामने पेश करो, और पड़ोस की 2-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी चेक कर लो, कहीं और जगह पे तो गड़बड़ नहीं हुई है। इसके बदले चुनाव आयोग क्या करता है? राहुल गांधी एफिडेविट दे। अरे वो
एफिडेविट देकर ही वो एमपी बना है, वो भारत के संविधान की शपथ खाने के बाद इस देश का विपक्ष का नेता बना है, सांसद बना है, और कितने एफिडेविट मांगोगे? और वैसे भी अगर कोई व्यक्ति झूठा दुष्प्रचार कर रहा हो, आज के शो में आप और मैं बिना एफिडेविट दिए, मान लीजिए चुनाव आयोग पे कुछ झूठे आरोप लगाएं, उन पे व्यक्तिगत आरोप लगाएं, चुनाव आयोग को किसी एफिडेविट की जरूरत नहीं है, परसों हमारे पे मानहानि का मुकदमा ठोक देंगे वो। तो क्यों? मतलब मैं जांच नहीं करूंगा, जो बुरी खबर लाएगा उस डाकिये को गोली मारूंगा, खबर पे मैं कुछ नहीं करूंगा। तो इससे क्या होता है कि जो शक है वो गहरा होता है। मैं अभी भी नहीं कहूंगा कि इससे प्रमाणित हो जाता है कि बीजेपी ने पूरे देश के चुनाव में धांधली की है और धांधली की वजह से ही वो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ये साबित नहीं होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये साबित करने के जो साबित करने या इसको ना साबित करने, इसको झूठा साबित करने के जो प्रमाण है वो चुनाव आयोग के ताले और चाबी में बंद है। तो भाई वो ताला तो खोल दो, सूचना तो दे दो, मुझे सूचना दे दो। हो सकता है उससे पता लगे कि नहीं, ये तो कर्नाटका में ही सिर्फ हुआ और किसी प्रदेश में नहीं हुआ। हो सकता है इससे पता लगे कि इससे कांग्रेस को फायदा हुआ, बीजेपी को फायदा नहीं हुआ, पर आप इसकी जांच तो होने दो। दिक्कत ये है, जैसे जैसे ये, जब राहुल गांधी ने जब बात कही तो गहरा संदेह था, चुनाव आयोग के जवाब के बाद वो गहरा नहीं एकदम गहन हो गया, बिल्कुल शक। शक एक तरह से प्रमाण में बदलता जा रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मध्य प्रदेश में मेरा भी एग्जैक्टली ये अनुभव था। लेकिन चुनाव के बाद मैंने कहा यार, अगर तुम्हारी बात गलत निकली इसका मतलब ये थोड़ी है कि चुनाव गलत था, तुम गलत थे, चुपचाप अपना सर झुका के मान लो। हमने सर झुका लिया। हरियाणा में भी ये हुआ जी, हरियाणा में हुआ, और मैंने तो लिख के कहा कि नहीं फिर मेरी गलती होगी अपना, क्योंकि इंसान को अब सबसे पहले आप उंगली, मतलब दूसरों पे आप एक उंगली उठाते हो तो तीन आपकी तरफ आती है ना, पहले इन तीन को नोटिस कर लेना चाहिए। वो किया। लेकिन जो बार बार ये पैटर्न हो रहा है ये तो ठीक नहीं है। देखिए, इस देश में ये कहना कि चुनाव वोटर लिस्ट पहले अच्छी हुआ करती थी, नहीं, वोटर लिस्ट पहले भी गड़बड़ी थी, वोटर लिस्ट में काफी खामियां रही हैं, वोटर लिस्ट सुधारने की जरूरत है। लेकिन नंबर एक, क्या इस तरह की गड़बड़ी थी कि एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख वोट, छोटे मोटे आंकड़ा नहीं है, 1-2-4 हजार आप कहते, मैं कहता यार हर जगह होता है, काहे को इस पे हल्ला कर रहे हो। 1 लाख वोट केवल एक विधानसभा में, वो बड़ी विधानसभा है महादेवपुरा, 6 लाख लोगों की विधानसभा है, लेकिन 1 लाख वोट का गड़बड़। चुनाव आयोग या तो साबित कर दे कि भाई आपके आंकड़े झूठे हैं, या कहे कि हम इस पे जांच करेंगे। अगर चुनाव आयोग इतना भी कह देता कि भाई हमने फला अफसर को बर्खास्त कर दिया, फला को सस्पेंड कर दिया है और हम बाकी की जांच कर रहे हैं, तो कम से कम आपको लगता कि चलिए अंपायर ने अब तो अपील सुन ली। पर आप अपील कर रहे हैं और अंपायर कह रहा है कि तेरी जरूरत कैसे हुई अपील करने की, मतलब बजाय आउट देने के अंपायर आपसे पूछ रहा है कि तुम्हारी अपील करने की जरूरत कैसे हुई। फिर तो आपको लगेगा ना खेल नहीं हो रहा है, टीम में 11 मेंबर हैं सामने वाली टीम में कि 13 प्लेयर खेल रहे हैं उनके साथ। ये दिक्कत है। देखो, देखिए, मुझे तो योगेन जी याद आता है जब मैं पत्रकारिता बहुत छोटे स्तर पर कर रहा था, एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, जलाधिकारी, अब उस समय जलाधिकारी तो और ज्यादा शान वाले रहते थे, किसान ज्यादा आ गए, जिलाधिकारी के कक्ष में इतनी जगह नहीं थी, तो जिलाधिकारी गए और किसानों के बीच में बैठ गए, बोले यहाँ मुझे ज्ञापन दे दीजिए। मैंने कई मंत्रियों को भी देखा है, चुनाव आयोग के पास 300 सांसद जा रहे हैं, चुनाव आयोग का दफ्तर इतना छोटा नहीं है, बाहर इतना ग्राउंड परेड है, एक टेंट लगा दिया जाता, माइक लगा दिया जाता कि आइए ज्ञापन दे दीजिए, लेकिन पुलिस के दम पर। मुझे वो सीन याद आया, मैं दिल्ली में था जिस दिन अपना नई वाली पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, उसी दिन खिलाड़ियों को घसीटा जा रहा था। मुझे लगा कि ये राजा का सिंहासन कैसे है कि एक नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, उसी दिन खिलाड़ी घसीटे जा रहे हैं। हम अपनी दुकान का, मकान का पूजा करते हैं तो दिन भर कोशिश करते हैं कोई अशुभ बात ना हो, एक नई पार्लियामेंट की शुरू कर रही है और लोकतंत्र की इस तरह खींचा जा रहा है। पुलिस के दम पर 300 सांसदों को रोका जाना, चुनाव आयोग के दफ्तर में अगर 300 सांसद चले जाते, वो गुंडे मवाली नहीं थे, देश के सबसे बड़े मंदिर में बैठने वाले लोग थे। संदेश क्या देना चाहती है सरकार कि हम लाठी के दम पर, हम गुंडागर्दी के दम पर हम रोक लेंगे आवाजों को। हमने पहलगांव सवाल पे सवाल पूछे तो अकेला देश में 16 पाकिस्तान के चैनल बंद और एक हमारा चैनल बंद, वो तो कपिल सिब्बल साहब की थैंक यू और फिर सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन ये जो डर है पैदा किया गया है कि आप आवाज उठाओगे तो आवाज बंद कर दी जाएगी, आम आदमी की छोड़िए सांसदों को लाठी के दम पर रोक लिया जाएगा। लोकतंत्र में इसका कितना कितना वजन है और आम आदमी के दिमाग में इसके क्या संदेश आते हैं? वही अब दिक्कत ये होगी आपके बोलने में भी, अब सरकार और चुनाव आयोग
इन दोनों का अब हम एक साथ व्यवहार करने लगे हैं, क्योंकि अंतर कोई दिखाई नहीं देता। जैसे मैंने कहा, कौन प्लेयर है और कौन अंपायर है, अंतर ही दिखाई, दोनों एक तरह की ड्रेस पहन के काम कर रहे हैं, है ना? या ड्रेस अलग है तब भी काम तो एक जैसे हैं। ये सिर्फ अब 300 वाले में नहीं हुआ संजय भाई, इससे एक महीना पहले जब विपक्षी दलों के 25 लोगों का एक डेलीगेशन गया था चुनाव आयोग से मिलने, जिसमें कांग्रेस के 4 लोग थे, तो चुनाव आयोग ने उनमें से 2 लोगों को बाहर रुकवाया। 4, जिसमें जयराम रमेश और पवन खेड़ा को बाहर बैठाया। इनको अंदर नहीं घुसने देंगे। तो 300 की संख्या तो बहुत बड़ी बता रहे हो आप, छोड़ो यार, 20 लोगों को नहीं आने दिया उन्होंने। कहा कि हमारा नियम है, 2 से अधिक लोगों को नहीं आने देंगे। ये मतलब एक पुलिस थाना है या चुनाव आयोग है? इस देश के चुनाव आयोग की पिछले 75 साल से अच्छा बुरा, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आज ही बुरे लोग आए हैं, बीच में पहले भी कुछ आए थे जिनके बारे में मैं सार्वजनिक रूप से टिप्पणी कर चुका हूं कि उन लोगों को चुनाव आयोग में नहीं होना चाहिए था। उनमें से एक कांग्रेस के बहुत नजदीक थे, अब जीवित नहीं है तो नाम लेने का क्या फायदा। कांग्रेस के बहुत नजदीक थे और मैंने तब भी कहा था कि नहीं, इन्हें चुनाव आयोग में नहीं होना चाहिए। लेकिन उस सब में ये नहीं होता था कि आप इस तरह से थाने की तरह व्यवहार करना शुरू कर दें, पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने से इनकार कर दें, और आप धमकी की भाषा में, अब चुनाव आयोग की चिट्ठियां देखिए, ये चिट्ठियां किसी संवैधानिक संस्था की चिट्ठियां नहीं है, ये तो सीधे सीधे मतलब तू तड़ाक वाली जो मतलब जो एक वो होती है ना, 2 पार्टियां, कांग्रेस को जिस तरह के जवाब बीजेपी देती है, तो बिल्कुल उसी भाषा में जवाब हो रहा है। तो स्पष्ट है कि लोकतंत्र की जो बिल्कुल न्यूनतम मर्यादा है, चुनाव आयोग वो छोड़ने को आमादा है। और मैं बहुत चिंतित हूँ इसको लेके, इसलिए कि देखिए, हमारे देश में और बांग्लादेश पाकिस्तान में अंततः फर्क क्या रहा है? हमारे दोनों देश गरीब है, सब समस्याएं हैं, वहां भी टक्कर है, वहां भी भ्रष्टाचार है, हमारे यहाँ पे भी है। लेकिन हमारे यहाँ चुनाव के आखिर में जो हारता था, सलाम करता था, उठ के चला जाता था। मध्य प्रदेश में भी हुआ, कर्नाटका सब जगह हुआ, और ये इस पे सवाल नहीं होता था। बांग्लादेश और पाकिस्तान में हर चुनाव होता है, उसके बाद विपक्षी कहते हैं और सही कहते हैं कि चुनाव तो टोटल फ्रॉड था, इसको हम कैसे मान लें। पाकिस्तान के अंदर बैठ के चुटकुले होते हैं कि अब चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष है, अब आर्मी हेडक्वार्टर जाएगा, वहां से इंस्ट्रक्शन लेके आएगा कि किस पार्टी को कितनी सीट देनी है। अब हम उस चुटकुले की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वहां पहुंचे नहीं है आज भी। लेकिन ये जो संदेह, ये दिक्कत की बात ये है, अब देश का विपक्ष का नेता कह रहा है, छोटे मोटे प्रमाण नहीं, 1 लाख कागज के प्रमाण के साथ कुछ कह रहा है। अरे भाई, आप मान लीजिए उसकी हर बात झूठी है, तब भी आपको क्या करना चाहिए? एक संस्था के रूप में आपको कहना चाहिए, आपका धन्यवाद, आपने दिया, हम इस प्रमाण की जांच करके, आपने चूंकि 1 लाख कागज दिए, हमें 6 हफ्ता लग जाएगा इसे पढ़ने में, हम आपको जवाब देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। या आप ये भी कह सकते हैं, अपने लोगों को भेज दीजिए, हम उनके साथ बैठ के जांच करेंगे। ये करने की बजाय पहले दिन से आप मल्ल युद्ध में लग जाते हैं। अगर राहुल गांधी ये करें तो दे, नहीं तो मतलब राहुल गांधी झूठ कर बोल रहे हैं, देश को गुमराह कर। भाई, ये बीजेपी के प्रवक्ता की बात है, भले ही आपके मन में बीजेपी हो, कम से कम ऐसे बोलो तो मत यार, इस देश की इज्जत को ऐसे तो धूल में मत मिलाओ, ये जो कर रहे हो। मुझे इन चीजों से डर लगता है कि ये कहीं ना कहीं हम बहुत खतरनाक दिशा में कदम रख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक चुटकुला चल रहा था, चुटकुला ये था कि चुनाव आयोग ने इन अफवाहों का खंडन किया है कि चुनाव आयोग और बीजेपी का गठबंधन हो गया है। चुनाव आयोग ने कहा है, असली बात सुनिए, चुनाव आयोग ने कहा है हम बाहर से रह के समर्थन देंगे। अब आपने भी रिपोर्टिंग की है, मैंने भी देखा है, आज से 20 साल पहले इस देश में किसी की हिम्मत होती इस तरह की बात करने की? ऐसा चुटकुला कोई अगर चलाता, लोग कहते यार थोड़ा काम की बात किया कर, क्या बेकार की चीजों में पड़ रहा है। आज ये चुटकुले चल रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ये मुझे बहुत दुख देता है, और अंततः ये हमारे देश के लिए शुभ लक्षण नहीं। बिल्कुल ठीक बात है योगेश जी। आज मैं डरा, मेरे पास कुछ फोन आए और उन्होंने कहा कि संजय जी हो क्या रहा है, इन चुनाव आयुक्तों ने बांग्लादेश को नहीं देखा, बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त को पब्लिक ने घसीट के मारा। तो मैंने कहा ऐसी बातें ना कहो ना बोलो, क्योंकि गांधी का देश है, या हिंसक नहीं हो सकते। लेकिन मैं योगेश जी, दिमाग में लोगों को गुस्सा आ रहा है, जनता में गुस्सा आ रहा है, रिएक्शन आ रहा है। आपको लगता है कि अगर ये सब चलता रहा तो एक जनता खुद सड़क पे आ सकती है, कभी स्थिति ऐसी हो भी सकती है? भगवान ना करे ये स्थिति हो, जनता सड़क पे आए, अच्छा होता है अपने मुद्दों के लिए, लेकिन जनता को सड़क पे चुनाव
की पारदर्शिता सिर्फ इसलिए कि भैया जिसको मैं वोट डालूं वो जीतना चाहिए और कुछ नहीं, वोटिंग में धांधली ना हो, इसके लिए भारत की जनता को अगर किसी दिन सड़क पे आना पड़ा तो मतलब 75 साल की हमारी सारी कमाई पानी में चली गई। 75 साल से भारत में। और संजय भाई, मैं खास इसलिए पीड़ा के साथ बोलता हूँ क्योंकि मैं पूरी दुनिया में जाके इस चुनाव आयोग की वकालत करता था। इनसे मैंने एक पैसा कभी नहीं लिया और इनकी तरफ से नहीं जाता था। मैं रिसर्चर था। मैंने दुनिया में, अमेरिका में, कनाडा में लेक्चर, यूट्यूब पे आप देखिएगा, कनाडा में मेरा यूट्यूब में लेक्चर है, दिखाते हुए कि कैसे भारत के चुनाव की जो क्वालिटी है। और मैंने कहा केवल 4-5 अपवाद हैं, भारत का चुनाव दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चुनावों में से है और हमारे चुनाव आयोग की कितनी क्रेडिबिलिटी है आप देखिए। और ये जमाना वो नहीं, इसका किसी कांग्रेस बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, चुनाव आयोग की 50वीं सालगिरह मनाई गई। चुनाव आयोग ने मुझे कहा कि हमने दुनिया भर के चुनाव आयुक्तों को बुलाया, कोई 75 चुनाव आयुक्तों को बुलाया था। चुनाव आयोग ने मुझे कहा कि आप इनको बताइए कि भारत के चुनाव आयोग की क्या स्थिति है। हम अपने मुंह से मुंह मियां मिट्ठू क्यों बोले, हमारा एक स्कॉलर बोले इसके बारे में। मैंने वो सब काम किए और आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये जो त्रिमूर्ति है, इसने इस महान संस्था की इज्जत को धूल में मिला दिया है। अभी भी समय है, अभी भी बच सकते हैं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसकी जांच करवाइए और जांच की हर चीज देश के सामने रखिए। चुनाव आए, सुप्रीम कोर्ट में 45 मिनट इस पर बहस मत कीजिए कि जो चीज मुझे पहले दिन दे देनी चाहिए थी, जो मैंने 6 हफ्ते से नहीं दी है, उसको अब भी मैं क्यों ना दूं। ऐसा करने से आपकी इज्जत धूल में मिलती है। लोगों को लगता है कि जरूर कुछ छुपाने को है, जरूर कुछ गड़बड़ है। 45 मिनट में आपने इस देश की जनता के सामने के सारे जो शक थे, उन शकों को आपने सबूत में बदल दिया। ये काम मत कीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं योगेश जी। मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं बातचीत को खत्म करूं, लेकिन जब आपका हाथ उठता है और उसमें वीगो लगा होता है तो मेरे को अपने ऊपर शर्म आती है कि इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद ही मैंने आपको इतना परेशान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। ये थे योगेंद्र यादव और पूरी बात सुनी। मुझे आपकी राय का बेसब्री से इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया। थैंक यू।